हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं रजिस्ट्रेशन के, क्या उसको आप खुद रजिस्टर कर सकते हैं या आपको हेल्प लेनी पड़ेगी किसी प्रोफेशनल की, क्या उसमें गवर्नमेंट फीस इन्वॉल्व है और क्या इसमें प्रोफेशनल्स फीस लेते हैं इसको इनकॉर्पोरेट करने की। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या। बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी उसका एक सेपरेट पैन कार्ड होता है और सेपरेट उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है। अब इसके बाद इसमें सबसे खूबसूरत पॉइंट क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, कि इसकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। लायबिलिटी अनलिमिटेड और लायबिलिटी लिमिटेड में क्या डिफरेंस है? देखिए, लायबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब ये है, अगर मैं बात करूं प्रोप्राइटरशिप की या फिर मैं पार्टनरशिप की, इन केस उनके अंदर हमारे किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया, किसी भी तरह कोई फ्रॉड किया, तो उसकी जवाबदेही हमारी है। हमारे एसेट्स यानी हमारी प्रॉपर्टी बेच कर भी लोगों का नुकसान जो है वो पूरा किया जाएगा और वहां से जो पैसे निकलेंगे वो उनको पेमेंट की जाएगी। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर आपके किसी भी एम्प्लॉयज ने कोई भी नुकसान किया या कोई फ्रॉड किया या कंपनी घाटे में चलेगी तो वो सीधा लिक्विडेशन में चली जाती है। उसके अंदर डायरेक्टर्स के एसेट्स या शेयर होल्डर के एसेट्स नहीं बिकते। तो ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जिसके कारण प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज सबसे ज्यादा इनकॉर्पोरेट की जाती है। इसके बाद ये रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। जो भी आप इसके अंदर फाइलिंग करेंगे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो कोई भी 100 रुपीज की पेमेंट करने के बाद निकाल सकता है। इवन क्या है कि अगर हमारे कोई फाइनेंशियल्स है वो कोई भी पर्सन देखना चाहता है तो वो भी 100 रुपीज की पेमेंट करेगा और हमारे फाइनेंशियल्स देख लेगा। इसके बाद हमारे कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, क्या क्या चेंजेस हुए, अगर वो भी देखना चाहता है तो वो भी अवेलेबल है 100 रुपीज की पेमेंट करने पे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। इससे बेसिकली एक ट्रस्ट जनरेट होता है हर किसी का कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, 100% ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर। देन इसकी एक ब्रांड वैल्यू तो है ही, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अक्सर ये माना जाता है कि बड़ी फर्म हो जाती है तभी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होती है। छोटी फर्में हमेशा प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म में ही चलती है। अब एक हम कंपैरिजन करने वाले हैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी का। तो सबसे पहले आप यहां देखेंगे नेम के अंदर जो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज यूज कर सकती हैं। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इसको यूज नहीं कर सकते हैं अपने नाम के पीछे। इसके बाद फंड रेजिंग प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में पॉसिबल नहीं है। इन दोनों केस में आप लोन ले सकते हो बैंक से रिलेटिव से लोन ले सकते हो, लेकिन आप फंड रेजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है रजिस्ट्रेशन की। रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है कोई सी भी तरह का रजिस्ट्रेशन। अगर किसी को एक छोटी सी चाय की दुकान खोलनी है प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो वह ऐसे ही खोल सकता है, उसके लिए किसी रजिस्ट्रेशन की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन आप करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब भी आपका पैन कार्ड आ जाएगा, नहीं कराएंगे तब भी आपका पैन कार्ड आ जाएगा। तो ये दोनों केस में इसमें भी कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। इसके बाद लायबिलिटी की बात मैंने आपको बताई दी है। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड है। टैक्स रेट की बात करें, टैक्स रेट के अंदर प्रोप्राइटरशिप वाले को फायदा है। कैसे? उसमें स्लैब रेट मिलेगी उसको, अदरवाइज पार्टनरशिप में 30% है और कंपनीज के अंदर 25 और 30% रहता है। कंप्लायंसेस में प्रोप्राइटरशिप के लिए सबसे कम कंप्लायंसेस रहते हैं, पार्टनरशिप के लिए उससे ज्यादा और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए उससे भी ज्यादा कंप्लायंसेस आपको करने पड़ते हैं। पेनल्टीज के मामले में सेम है, प्रोप्राइटरशिप्स और पार्टनरशिप के अंदर बहुत कम पेनल्टीज लगती हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर काफी ज्यादा पेनल्टीज लग जाती है। इसके बाद हम बात करें क्लोजर। प्रोप्राइटरशिप में क्लोजर करना इजी है, पार्टनरशिप में भी इजी है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्लोज करना थोड़ा सा कंपनीज के केस में थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी रहता है। अब मैं बात करूं प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का। देखिए, सबसे पहले आपको कंपनी का नेम डिसाइड करना पड़ता है। इसके लिए फाइलिंग होती है फॉर्म की, जिसे हम कहते हैं रिजर्व यूनिक नेम, यानी रन नाम से एक फॉर्म होता है जिसको हमें फाइल करना पड़ता है और कंपनी का हमें नेम रिजर्व करना पड़ता है। इसके बाद क्या है, जब आपने अपना नेम रिजर्व कर लिया तो उसके बाद आपको 2 डायरेक्टरों के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट है, बेसिकली लास्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको देनी पड़ती है, एक फोटो है और एक यूटिलिटी का बिल है जहां पर आपको रजिस्टर करना है, वो आपको बिल अटैच करना पड़ता है।
इसके बाद आपको डिसाइड करने पड़ते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपको एमओए के अंदर लिखना पड़ेगा कंपनी क्या करना चाहती है। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको किसी की एडवाइस ले लेनी चाहिए तो आप किसी भी सीए या सीएस से इसके लिए कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब मैं इसकी फीस के बारे में बात करूं तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट फीस कितनी है। बेसिकली अगर हम दिल्ली की बात करें तो अप्रॉक्स 350 रुपए फीस है, केरला की बात करें तो 3000 है, पंजाब की बात करें तो 10,000 है। मैक्सिमम स्टैंप ड्यूटी जो है, मैक्सिमम जो गवर्नमेंट फीस है वो पंजाब में है, इसके ऊपर कहीं पर भी नहीं है। और प्रोफेशनल फीस मान के चलिए कोई 7 से 10,000 के बीच में रहती है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब क्या आप इसको खुद रजिस्टर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप इसको खुद रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप फॉर्म खुद भी फिल कर लेंगे तो उसके बाद नीचे आपको अटेस्टेशन की जरूरत पड़ेगी, वो केवल सीए या सीएस ही कर पाएगा, तो कोई फायदा नहीं है खुद से फॉर्म भरने का। बेटर है कि आप किसी सीए या सीएस की हेल्प ले लें। अब मैं बात करता हूं कंप्लायंसेस की। कंप्लायंसेस क्या करनी पड़ेंगी इनकॉर्पोरेशन के बाद? जैसे आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाए उसके 1 महीने के अंदर आपको बोर्ड मीटिंग करनी है। बोर्ड मीटिंग मतलब जो डायरेक्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग होगी और वो फैसला लेंगे कि हमने अपना ऑडिटर किसको अपॉइंट करना है। उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए उसके बाद उसमें आपने अमाउंट डालनी है जो भी आपकी पेड अप कैपिटल होगी, और 6 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए फाइलिंग कर लेनी है। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट फाइल होगा उसके बाद कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इसके बाद कंपनी के जितने भी डायरेक्टर होंगे उनका केवाईसी हर साल होता है। अगर आप केवाईसी नहीं करते हो तो 5000 रुपीज फॉर ईच डायरेक्टर पेनल्टी ली जाती है। इसके बाद 3 फॉर्म्स हैं आरओसी के, एमजीटी 7A, एओसी 4 और एडीटी 1। तो एमजीटी 7A, एओसी 4 तो हर साल भरे जाते हैं, लेकिन एडीटी 1 जो है ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का है वो 5 साल में एक बार होता है। बिकॉज जब भी ऑडिटर अपॉइंट होता है तो 5 साल के लिए होता है, तो ये फॉर्म हमेशा 5 साल के बाद ही भरा जाएगा। इसके बाद डीपीटी 3 है फॉर्म। अगर आपने कोई लोन या डिपॉजिट लिया है कंपनी के अंदर तो आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपको भरने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ऑडिट आपको हर साल करवाना पड़ेगा और आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी हर साल करनी पड़ेगी। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको ख्याल रखनी है, अदरवाइज इसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा लेती है एमसीए। तो इसको अगर कंप्लायंस टाइमली करवा लेंगे तो आपका फायदा रहेगा। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है इस कंपनी के? तो मुझे लगता है डिसएडवांटेजेस कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है। कंप्लायंसेस में आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, इनकॉर्पोरेशन में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा। इसके अलावा कोई इसमें डिसएडवांटेजेस ऐसा कुछ खास नहीं है, तो आप अपना रजिस्टर इजीली करवा सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन लेनी है तो आप मेरे से ले सकते हैं। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, या मेरे स्टाफ के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सर।